समधन जी, आपकी बहू हमारी बेटी भी है। उसे उसके मायके आने से रोकने का हक आपको किसने दिया? फोन की दूसरी तरफ कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शारदा देवी के हाथ हल्के-हल्के कांप रहे थे। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। रिश्तों को निभाना, बड़ों का सम्मान करना और हर बात प्यार से समझाना ही उनका स्वभाव था। लेकिन आज बात उनके स्वाभिमान की नहीं, उनकी बेटी पूजा की थी। उस बेटी की जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था और जिसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था। उधर फोन पर बैठी कमला देवी भी कुछ पल तक चुप रही। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा झुककर बात करने वाली उनकी समधन आज इतने आत्मविश्वास के साथ जवाब देगी। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, समधन जी, मैं झगड़ा करने के लिए फोन नहीं कर रही। मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मांग रही हूँ। कमला देवी की आवाज फिर सुनाई दी। समधन जी, अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू है। शादी के बाद बार बार मायके जाना अच्छी बात नहीं होती। बहू का पहला फर्ज अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना है। अगर हर थोड़े दिनों में मायके जाती रहेगी तो इस घर में उसका मन कैसे लगेगा? शारदा देवी की आंखों के सामने पूजा का बचपन घूम गया। वही नन्ही सी बच्ची जो स्कूल से लौटते ही दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाती थी। माँ, आज मुझे पूरे नंबर मिले हैं। माँ, देखो मैंने आपकी पसंद की खीर बनानी सीख ली। माँ, मैं कहीं भी चली जाऊं आपको कभी नहीं भूलूंगी। हर याद उनके दिल के भीतर तक भिगो रही थी। उन्होंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, समधन जी, मैं उसे हमेशा के लिए नहीं बुला रही। शादी को लगभग 2 साल होने वाले हैं। एक बार भी वह अपने मायके नहीं आई। क्या इतना भी हक नहीं बचा उसका? कमला देवी ने बिना रुके जवाब दिया, बहू का असली घर उसका ससुराल होता है। मायके का मुंह जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा होता है। शारदा देवी अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ उनकी बेटी की बात नहीं है। यह उस सोच की बात थी जिसे बहू को इंसान नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों का दूसरा नाम समझ लिया जाता है। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर आपकी यही सोच है तो आपको अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करनी चाहिए थी जिसका कोई मायका ही ना होता। तब कोई माँ अपनी बेटी को याद नहीं करती, कोई पिता उसकी राह नहीं देखता, कोई भाई राखी पर बहन का इंतजार नहीं करता। उधर अचानक खामोशी छा गई। इधर शारदा देवी के घर में भी सन्नाटा था। उनके पति हरिराम जी बरामदे में बैठे पुराने फोटो एल्बम के पन्ने पलट रहे थे। एक तस्वीर पर उनकी नजर ठहर गई। छोटी सी पूजा उनके कंधों पर बैठी खिलखिला रही थी। उन्होंने तस्वीर को हाथ से सहलाया और धीरे से बोले, देखो शारदा, हमारी बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। शारदा देवी की आंखें भर आई। बड़ी हो तो गई, लेकिन पता नहीं खुश है भी या नहीं। हरिराम जी ने उनकी तरफ देखा। हरिराम जी ने पत्नी की ओर देखते हुए पूछा, क्या आज हमारी बिटिया से बात हुई? शारदा देवी ने नम आंखों से कहा, हाँ, लेकिन वही कह रही है कि घर में बहुत काम है। हरिराम जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें नहीं लगता वह हमसे कुछ छिपा रही है? शारदा देवी ने सिर झुका लिया। उन्हें भी यही महसूस होता था। हर बार पूजा वीडियो कॉल पर मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही थी। वे पहले की तरह खुलकर बातें भी नहीं करती थी। माँ, सब ठीक है, पूजा हर बार यही कहती, लेकिन एक माँ की नजर अपनी बेटी की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेती है। शारदा देवी ने उसी रात तय किया कि अब वह बिना बताए अपनी बेटी से मिलने जाएंगी। अगले ही दिन वे और हरिराम जी कुछ मिठाइयाँ, पूजा की पसंद के लड्डू और बचपन की कुछ तस्वीरें लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। दरवाजा पूजा ने ही खोला। सामने अपने माता पिता को देखकर उसके चेहरे पर पल भर के लिए खुशी चमकी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पीछे खड़ी अपनी सास कमला देवी पर चली गई और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने जल्दी से उनके पैर छुए और बोली, अरे माँ, पापा, आप लोग अचानक? शारदा देवी ने बेटी का चेहरा गौर से देखा। वह पहले से बहुत कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथों पर बर्तन धोने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी कमला देवी बनावटी मुस्कान के साथ बाहर आई। अरे समधी, समधन जी, पहले बता देते तो हम तैयारी कर लेते। हरिराम जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी से मिलने के लिए इजाजत नहीं ली जाती, बस दिल खींच लाता है। कमला देवी ने बात बदल दी और सभी को अंदर बैठा लिया। पूजा रसोई में चाय बनाने चली गई। शारदा देवी भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों अकेले हुए, शारदा देवी ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। सच बता पूजा, तू खुश तो है ना? इतना सुनते ही पूजा की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। माँ, सब ठीक है, आप चिंता मत करो। तभी बाहर से कमला देवी की तेज आवाज आई, बहू, इतनी देर क्यों लगा रही हो? पूजा घबरा गई
और जल्दी-जल्दी चाय बनाने लगी। शारदा देवी सब समझ चुकी थी। शाम तक दोनों लौट आए, लेकिन उनके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। कुछ दिन बाद राखी का त्योहार आया। पूजा का छोटा भाई रोहन हर साल बहन के आने का इंतजार करता था। इस बार भी उसने बहन के लिए नई चुन्नी खरीदी, उसकी पसंद की मिठाई लाई, लेकिन पूजा नहीं आई। उसने फोन किया तो पूजा बोली, भैया इस बार नहीं आ पाऊंगी। रोहन ने उदास होकर पूछा, दीदी 2 साल से हर त्योहार पर यही कह रही हो, क्या जीजाजी भी नहीं चाहते कि तुम आओ? पूजा चुप रही, उसकी चुप्पी ही जवाब थी। रोहन ने उसी समय जीजाजी अमित को फोन लगाया। अमित ऑफिस में थे। रोहन ने कहा, जीजाजी क्या मेरी बहन इतनी पराई हो गई कि अपने मायके भी नहीं आ सकती? अमित कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे स्वर में बोले, रोहन मैं चाहता हूँ कि पूजा आए, लेकिन माँ की जिद के आगे मैं कभी कुछ कह नहीं पाया। यह सुनकर रोहन को पहली बार समझ आया कि समस्या सिर्फ पूजा की नहीं, अमित की भी थी, जो अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसी रात अमित ने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ पूजा 2 साल से अपने घर नहीं गई, इसमें गलत क्या है? कमला देवी बोली, शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है। अमित ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी आज से अपने ननियाल, मामा, मौसी और अपने मायके जैसे रिश्तों से नाता तोड़ देता हूँ, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़की का परिवार खत्म हो जाता है तो लड़के का भी होना चाहिए। कमला देवी चुप रह गई। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अगले दिन सुबह पूजा हमेशा की तरह घर का काम कर रही थी कि कमला देवी उसके पास आई। उन्होंने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू अपना सामान बांध लो। पूजा घबरा गई। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कमला देवी की आंखें भर आई। गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई है। 2 साल तक मैंने एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखा। जाओ अपने मायके जाओ, जितने दिन मन करे रहो। पूजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही देर बाद अमित उसे लेकर उसके मायके पहुंचे। दरवाजा खुलते ही शारदा देवी ने जैसे ही बेटी को देखा, वह दौड़कर उससे लिपट गई। हरिराम जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। रोहन खुशी से चिल्लाया, मेरी दीदी आ गई। पूरे घर में फिर वही पुरानी हंसी लौट आई, जो 2 साल पहले विदाई के दिन कहीं खो गई थी। 2 दिन बाद कमला देवी भी वहां पहुंची। सभी हैरान रह गए। उन्होंने शारदा देवी के सामने हाथ जोड़ दिए। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि जिस लड़की को मैंने बहू बनाया है, वे पहले किसी की बेटी भी है। शारदा देवी ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, रिश्ते माफी से नहीं, समझ से मजबूत होते हैं। आज आपने मेरी बेटी नहीं, हर माँ का सम्मान लौटा दिया। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन दोनों समधनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि जब अहंकार की जगह अपनापन आ जाए, तो रिश्ते बोझ नहीं, सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। बेटी की शादी उसके रिश्ते नहीं बदलती, सिर्फ उसका पता बदलता है। जिस दिन ससुराल वाले यह समझ लेंगे कि बहू किसी की बेटी भी है, उसी दिन घर सच में स्वर्ग बन जाएगा। मायका किसी लड़की की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। और जो परिवार इस ताकत का सम्मान करता है, वही रिश्तों की असली कीमत समझता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।